तो हम आ चुके हैं आपके टॉपिक लॉरेंस कोलबर्ग पे। नाम थोड़ा सा अजीब है बट इसको नेगलेक्ट करना, अगर कहीं गलत निकलता है तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो। लॉरेंस कोलबर्ग ने आपके नैतिकता के सिद्धांत को दिया था। नैतिकता के सिद्धांत का मतलब, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आज रात ना 5 करोड़ की चोरी करके आना। भाई चोरी करके आना, मुझे नहीं पता, चोरी करके आना। अब आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये ना भाई टीचर नहीं हो सकता। तो ये आपको कैसे पता कि चोरी करना गलत है, और आपको ये कैसे पता कि टीचर आपको सही ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं टीचर नहीं हूँ। अगर मैं आपको चोरी करने को बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको डाका डालने को बोल रहा हूँ, तो मैं टीचर नहीं हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? कि आपको बचपन से ही सिखाया गया है। अगर आपको बचपन से सिखाया जाता कि यार चोरी करना अच्छी बात है, चोरी करो, दबा करके चोरी करो, आसपास का ऐसा आपका एनवायरनमेंट बनाया जाता कि चोरी करना एक बहुत अच्छी बात है, तो आप आज इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये बंदा सही कह रहा है, मैं आज रात को चोरी करूंगा, क्योंकि आपको बचपन से वही चीज़ सिखाई गई है। वैसे गलत होता है ऐसा मत ले लेना, मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है नैतिकता और अनैतिकता, कि आपको सही और गलत इन दोनों में आप लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। इसी को हम लोग कहते हैं नैतिकता का सिद्धांत। तो बच्चों को, जैसे आप लोग टीचर बनोगे तो उस टाइम पे बच्चों के अंदर किस किस रूप में कैसे कैसे विकसित होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप कैसे कैसे सिखाओगे। हो सकता है कि बचपन में बच्चे कुछ यहाँ पे बचकानी बातें करें तो आप उनको मारो पीटो, ऐसा नहीं करना। आपको क्या क्या चीज़ आप करोगे वही चीज़ आपको सिखाई गई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोलबर्ग कौन थे। तो कोलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के, जिन्होंने आपके नैतिकता के सिद्धांत को दिया था। ठीक है, सबसे पहला क्लियर हो गया। ये आता नहीं है बेसिकली, बट पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब मैंने आपको बता दिया, सही और गलत के बीच में हम लोग आकलन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे नैतिकता। कि यार हमें पता है कि ये चीज़ सही है, चोरी करना गलत बात है, हमें पता है। और जो बंदा चोरी करता है वो पापी होता है, बहुत पापी होता है, महापापी होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हो, यही आपकी मोरालिटी का सबसे बड़ा और उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक कहानी आती है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हिंज हिंज करके कहानी है, मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा था श्याम नाम का, ठीक है। आप श्याम नाम ले लो, रामू नाम ले लो, कुछ भी नाम ले लो। तो उस बंदे की जो वाइफ थी वो बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। अब उसकी वाइफ बीमार थी तो वो बंदा बहुत परेशान हो गया कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसको डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है ना, वो दवाई तुम लेकर के आगे तो तुम्हारी बीवी जो है वो एक बार में ठीक हो जाएगी, रादर देन तुम जिंदगी भर ऐसी खांसते रहोगे, मतलब परेशान रहोगे। तो वो बंदा उस दवाई की खोज में निकल जाता है। तो एक दुकान मिलती है उसे, उस दुकान पे वो जाता है और दुकान वाले से कहता है भाई देख दवाई दे दे, है ना। तो वो कहता है कि एक काम कर, 200 करोड़ रुपए निकाल। अब भाई उसकी ऐसी हालत हो गई जैसे मेरे मुंह से अभी आवाज़ निकली ना, एकदम से चौंकने वाली। इस तरीके से हो गया कि भाई 200 मैं कहाँ से लाऊंगा यार 200। तो वो बंदा कहता भाई 200 करोड़ देना है दे, नहीं तो कल्टी मार यहाँ से। तो वो बंदा कहता भाई भाई दे देना भाई 200 रुपये यार। और वह 200 करोड़ की दवा 200 रुपये में, पागल है क्या? तो इस तरीके से वो बंदा कहता है मैं दूंगा ही नहीं, तेरी बीवी मर जाए मुझे कोई टेंशन नहीं, ऐसा कहता है। अब वो बंदा आ गया धौंस में, यार किसने ऐसे कैसे कह दिया। अब उस बंदे ने क्या किया कि अब मैं इसके यहाँ चोरी करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी को ठीक करना है। भाई मेरी बीवी को मैंने शादी करी, मेरे को ठीक करना है। इस तरीके से उसकी सिचुएशन हो जाती है। तो ये कहानी होती है, और वो अपनी बीवी को चोरी करके ला करके उसको जो है पिला देता है दवाई, उसकी बीवी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे। क्या पॉइंट्स है? सबसे पहली बात, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे हिंज, यहाँ पे अपना श्याम रामू को हटाओ, अब हिंज यहाँ पे नाम था उस बंदे का। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो नैतिक दुविधा का मतलब ही यही है। सबसे पहला पॉइंट है मॉरल डिलेमा, आप इस पे ध्यान देना, इंग्लिश वाले वर्ड पे, कि सही और गलत के बीच में आप आकलन नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है। आप जानते हो चोरी करना गलत बात है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि नहीं करा तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक पति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अपनी बीवी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है। लेकिन अगर एक समाज की नज़र से देखिए, उस बंदे की नज़र से देखिए जिस बंदे ने दवाई बनाई थी, उसके पास दवाई है, तो सीधी सी बात है भाई, वो अपने दवाई का पैसा मांग रहा था 200 करोड़, आप नहीं दे रहे, उसके यहाँ चोरी करी, तो वो तो पुलिस को कंप्लेंट करेगा, तो वो एक गलत आपका है ना। तो वो सही और गलत का नहीं आकलन करने वाले को हम लोग कहते हैं नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा। इसके बाद आता है नैतिक तर्क करना, मतलब मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को, मतलब जैसे आप लोग जिस टाइम पे ये प्रक्रिया कर रहे हो, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आपको आज रात को चोरी करनी है,
चोरी कहाँ करनी है, एक जगह है, वो बंदा आज बाहर गया हुआ है, उसके घर में चोरी करनी है। अब आपके मन में आएगा यार चोरी करना गलत बात है, बट मेरे को ना अपने ना पिताजी का इलाज कराना है, तो मुझे तो कर, नहीं नहीं चोरी गलत बात है यार, कैसे नहीं यार, फिर मैं पैसे कहाँ से दूँगा। तो ये आपके मन में ना जो प्रोसेस चल रहा है, मोरल रीजनिंग चल रही है, इसी को हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सही और गलत में से किसी एक को चुनने को, जैसे हिंज ने चोरी करना चुना, और आप लोग कहोगे कि नहीं यार मैं भी चोरी करके कैसे भी करके अपने पिताजी का इलाज करूंगा। इस तरीके से एग्जाम्पल चल रहा है अभी। ऐसा मत करना कभी भी जीवन में। भगवान आपको खूब पैसा देंगे, आप अच्छी नौकरी करोगे, बट ऐसा मत करना। तौबा तौबा, ऐसी गलत मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल लेकर के मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है। इस बात को आप लोग जो है वो ध्यान देना। कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। अब 3 लेवल कौन कौन से हैं, बच्चों के लेवल आएंगे अब, ठीक है। सबसे पहला लेवल है आपका, एक सेकेंड, प्राक रूढ़ गणित, इंग्लिश में देखते हैं, प्री कन्वेंशन स्टेज, जो कि 4 से 10 साल की स्टेज होती है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्क करना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। यानी कि 4 से 10 साल की उम्र के अंदर आप देखते हो कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं। आप छोटे बच्चों को देख लेना, आप कहते हैं ना, काफ़ी पेरेंट्स को देखे होगे कि बच्चा थप्पड़ लगा देता है, या फिर कभी कभार आप देखते होगे कि बच्चे को नहीं पता कि ये कौन है, तो भाई जो बंदा आ गया उसके घर में, वो उसके पाँव नहीं छू रहा, वो अपनी कभी कभार देखते हो कि छोटे बच्चे गाली दे देते हैं, है ना, देखे होगे कि यार अबे, मतलब कोई भी गाली दे देते हैं, तो आप देखते हो कि यार उनको मम्मी डांटते हैं, गाली देना गलत बात है, ऐसा करना गलत बात है, पत्थर खाने लगते, तो उनको सही और गलत के बारे में नहीं पता इस टाइम पे। तो यहाँ पर वो जो भी यहाँ पे डिसीजन लेते हैं वो डर में लेते हैं। डर में किस चीज़ के, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दंड एवं आज्ञा। जैसे मान लो आपके घर में कोई बंदा आता है, या फिर आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी मम्मी ने आपको डांटा हुआ है कि बिल्कुल भी आपको मिट्टी नहीं खानी, आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा हुआ है कि नहीं ऐसा मत करना, या फिर जो भी चीज़ को लेकर के कि जो बंदा बाहर आपको कोई चॉकलेट दे, चाहे वो कोई भी अपना भी क्यों ना हो, उसके हाथ से चॉकलेट नहीं लेनी, नहीं अगर लिया तो मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। तो इस तरीके से आपके मन में एक डर होता है, और उस डर के कारण आप लोग उस काम को नहीं करते। आपको सही गलत के बारे में नहीं पता, आपको पता है कि मेरे को चॉकलेट लेनी, चॉकलेट अच्छी लगती है मुझे, लेकिन आप उस कंडीशन में चॉकलेट को नहीं लोगे। आपको पसंद है लेकिन नहीं लोगे डर के मारे। सिंपल सिचुएशन है। दूसरी बात, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है। जैसे कि इस जो एज है 4 से 10 साल की, इस एज में बच्चा जो है ना वो मतलब जैसा को तैसा करने की कोशिश करता है। मतलब अगर मान लो किसी बच्चे ने लात मार दी, पैंट गंदी हो गई, तूने मेरी लात कैसे मारी, 2 लात धर देता है उस बंदे के, फिर वो बंदा एक और लात मारता है, फिर वो बंदा 2 लात, तो उसके लातें छप जाती है, फिर कपड़ा पूरा गंदा हो जाता है। उसको ये नहीं है कि यार उसने लात मारी है मैं कंप्लेंट कर दूं, नहीं भाई, उसको जैसे तो तैसे मुझे वहीं पे कंप्लीट करना, खत्म करना, के मुझे लंबा नहीं खींचना। तो ये होता है 4 से 10 साल की उम्र के बीच में, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 साल की होती है। इसके बीच में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समूविष्ट कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। मतलब कि वो बंदा, जो बच्चा है 10 से 13 साल की उम्र में, वो बच्चा जो बाहर से किसी ने सिखाया, जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया, उसके टीचर्स ने उसको सिखाया, तो वो उसको जो है ना अपने अंदर एक्वायर करके उसी हिसाब से अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर देता है। अगर उसको सिखाया गया कि चोरी करना गलत बात है, तो उसको पता है अगर कोई बच्चा चोरी करेगा उससे कहेगा भाई देख चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात है। आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा ना कि कहने दो उसे, मुझे गाली दे रहे तो क्या हुआ, जो बोलता है वही होता है। इस तरीके से बच्चे कहते हैं ना, आप सुनते होगे वही चीज कि उनके पेरेंट्स ने खा दिया कि अगर कोई गाली दे रहे ना तो उसको गाली मत दो, क्योंकि जो बोलता वही होता है। तो आपने ये चीज़ सीख ली। 10 से 13 साल की उम्र में बहुत कहते थे, आप तो नहीं कहते हम किसी को कि जो बोलता वही होता है, बचपन बहुत कहते हैं 10 से 13 साल की उम्र के बीच के बच्चे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको भी 2 भागों में बांटा है यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग ने। सबसे पहला है अच्छा लड़का लड़की बनने के लिए, एक सेकेंड में ऊपर चेक कर लूँ, हाँ, अच्छा या लड़का या लड़की बनने के लिए, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने के लिए दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदित यानी कि अनअप्रूवल करता है। मतलब कि इस उम्र में आप देखते होगे कि बच्चा जो है ना अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है। मैं हिंदी में समझाऊंगा सब चीज़ आपको एकदम आराम से। जैसे आप लोग देखते होगे कि हम टीचर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमें कह दे
गुड बेटा, हम लोग देखते हैं, हम बाहर जाते हैं, आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, हम लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी को कहते हैं, आंटी जी आपके ना ये जो है बाहर आपके कपड़े गिर गए थे तो मैं सोचा कि आपके कपड़े दे दूँ। गुड बेटा गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस उम्र में ना मतलब बच्चे जो है ना अपने आप को शाबाशी लेने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ये उनको सुनना बहुत पसंद होता है। अगर टीचर ने गुड लिख दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर जो भी होता है वेरी वेरी गुड लिख दिया, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। आप अगर टीचर बनेंगे तो दे देना बच्चों को, बहुत खुश रहते हैं बच्चे इस उम्र में, ठीक है। सेकंड बात, कानून है व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को वो अच्छे तरीके से समझते हैं और ये भी समझते हैं और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे बच्चे, पापा उसने ना रेड लाइट तोड़ दी, मैंने देखा उसको रेड लाइट तोड़ दी, आप उसको बोलो ना पापा, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो, पापा वो देखो ना रेड लाइट पे खड़ा होकर के मतलब जो ऐसे काम कर रहा है, वहां पे लिखा हुआ है स्मोकिंग नहीं करनी, लेकिन तो हम लोग अपने पापा को भी कहते हैं पापा जाके बोलो, पापा को पता है कि क्यों बहस करनी, आप जब बड़े हो जाओगे तो आप भी करोगे ये चीज़। लेकिन बच्चे को लगता है कि मेरे पापा बहुत मतलब एक देखो हर बच्चे के लिए हर उसके पापा जो है ना वो बहुत एकदम शक्तिमान होते भी हैं शक्तिमान, ऐसी बात नहीं है, बट वो अननेसेसरी क्यों उससे बहस करेंगे। भाई वो स्मोकी हो, भाई बंदा एकदम गंजेड़ी टाइप का हो, गांजा पीता हो, सिगरेट मारता हो, बहुत बहुत बुरा इंसान हो, तो उसके पापा समझ रहे हैं, बट वो बच्चा नहीं समझ रहा। बच्चा सोच रहा है कि मेरे को उसको डांटना है क्योंकि उसने गलत काम कर रहा है, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं करना। इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी एक तरीके से सिंसियर होता है वो। अब थर्ड स्टेज आती है 13 वर्ष से ऊपर की। अभी 13 साल के बाद बच्चा कभी भी इस रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है, एक ना एक दिन उसको जिंदगी की ठोकर लगती है, वो हो जाता है। क्या किस में कन्वर्ट होता है, इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं ना कि समाज के जरिए, क्या सही है और क्या गलत। बंदा खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है, फिर वो समाज की नहीं सुनता, क्योंकि बच्चों को समाज जब वो बच्चा ना मैं बता दूं 10 से 13 साल की उम्र में होता है, उसको ये कहा जाता है तू क्या कर रहा है, अरे साइंस लेना ज़रूरी होता है, साइंस स्ट्रीम लिया करो, साइंस स्ट्रीम इज़ अ वेरी, मेरे बेटा साइंस ले रखा है, मैंने भी अपने बच्चे को बड़े कॉलेज के अंदर डाल रखा है, 25 लाख का। तो ये जो बंदा आपके आसपास कहता है ना, तो बच्चा जो है ना एकदम डिप्रेस हो जाता है। फिर जैसे आप लोग टीचर की तैयारी करो, आपको भी कहा गया होगा बहुत लोगों की तरफ से, क्या टीचर इतने बंदे देते हैं, तेरा हो गया भाई, तेरा नहीं हो सकता टीचर में। तो ये ना एक तरीके से डीमोटिवेट करा जाता है, तो दुनिया वालों के सुनना बंद कर देता है बंदा, भाई निकल, अब तो मैं बनूंगा, मैं अपना बनूंगा, जो बनना है मेरे को, मैं नहीं सुनूंगा तेरे बेटा 25 लाख रुपए खर्चा किया, मैं 5 रुपए खर्चा करके ना भाई बहुत अच्छी नौकरी करूंगा। जैसे आप लोग के अंदर एक जज्बा है कि मुझे टीचर बनना है, और टीचर बन करके देखो, आप जब टीचर बनोगे, सीधी बात करूंगा, टीचर बनने के बाद सिंपल सी फॉर्म है कि आपके आसपास के जो पड़ोसी आपका अपमान करे थे, आपके रिश्तेदारों ने जो अपमान किया था, उन सबके मुंह पे तमाचा लगेगा। ये बात सच है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पर बंदा जो है ना 13 साल की उम्र के जो बड़ा हो जाता है, तो वो लोगों की नहीं सुनता, फिर वो अपने से ही ना सही और गलत का आकलन करना शुरू कर देता है। जैसे आप देखो, इसकी भी 2 अवस्थाएं होती है। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है उस नियम को तोड़ देना चाहिए। तो जैसे अगर आप लोग देखते होंगे कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बचा है ना। जैसे मान लो कोई बंदा बहुत बीमार पड़ गया, उसके पापा बहुत बीमार पड़ गए, रात के 10 बज रहे हैं, तगड़ी यहाँ पे जाम लगी हुई है दिल्ली के अंदर। अब वो बंदा क्या करेगा, रेड लाइट के लिए रुकेगा? नहीं रुकेगा भाई, वो भगा देगा, भाई मैं तो भगाऊंगा, मेरे को नहीं पता, मेरे पापा की जान बचनी चाहिए, कैसे भी करके जान बचे, मेरे पापा की जान बचनी चाहिए भाई, बाद में देखी जाएगी पुलिस की, मुझे नहीं पता भाई, बाद में देखी जाएगी। तो इस तरीके से इस टाइम पे वो रेड लाइट को तोड़ देगा, क्योंकि उसके लिए नियम इंपॉर्टेंट नहीं है। नियम से अगर लोगों का भला नहीं हो रहा तो वो भाई नियम तोड़ देगा, अगर नियम से भला हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा भला तो वो तोड़ देगा पक्का। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यानी कि यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। मतलब एक जिसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब क्या मैं ज़्यादा एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। बट इसके अंदर आपका कुछ नीचे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप लोग देख रहे हो, दिया की कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि उनके ऊपर एलिगेशन भी लगे, यानी कि उनके ऊपर एक तरीके से धब्बे भी लगे कि उन्होंने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। उन्होंने मतलब महिलाओं के बारे में कम चीज़ें बताई थी।